तो आपका दावा था कि मुझे ऐसी कुछ बातें पता है कि अगर मैं वो बोल दूंगा तो हंगामा हो जाएगा। मुझे 1-2 वोटों का बड़ा शौक लगा, मैं अपनी आपको बात कहूँगा। और मैंने जब वो वोट काउंट हो रहे थे, मैंने उसी वक्त आरओ साहब को कहा कि ये वोट तो वहाँ चला गया, तो वो भी परेशान हो गए। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑटम सेशन इस वक्त जारी है और हमारे साथ अभी मौजूद हैं एजाज जान साहब, जो पुंछ से एमएलए हैं। कई सारी बातें आज इन्होंने असेंबली में की। सबसे पहले उन बातों पे फोकस करते हैं। आपने असेंबली में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से कहा, ख़ास तौर पे उस नुकसान के बारे में जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हुआ था और क्या कुछ लूप होल्स थे, क्या कुछ लैप्सेस हुए थे। अब नई सरकार को बने हुए भी 1 साल हो चुका है, आपकी ही सरकार है, तो कितनी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत उन लोगों को फैसिलिटेट किया गया, उनको नई चीज़ों के तहत वो तमाम तो फैसिलिटीज़ दी गई जो उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। देखिए, जैसे मैंने हाउस में भी कहा, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारी जो अपनी इंडियन आर्मी है उसने बड़ा एक बेहतरीन काम जो है वो वहाँ पे अंजाम दिया। बदकिस्मती की ये बात है कि लगभग हमने 30 से 40 हज़ार के करीब पॉपुलेशन जो है उसको हमने डेंजर जोन से सेफ़र जोन में लेके गए। और जब उनको उन मुश्किलात से वहाँ से हमने शिफ्ट किया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने यही बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही, लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये हमारे लोगों ने ट्रैक्टर वालों को दिया और वो ट्रैक्टर के ऊपर अपनी फैमिलीज़ बिठा के जो है वो सेफ़र जोन में पहुँचाई। मैंने बहुत से टेलीफोन किए, इवन मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी फ़ोन किया। और उसके बाद आज जो सवाल का जवाब आया, सवाल का जवाब ही गलत। तो मैंने उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई अलॉन्ग विद द व्हीकल्स नंबर। और आप सुन के हैरान होंगे, किश्तवाड़ में 14 बसें, डोडा में 10-12 बसें, और उसके बाद भद्रवाह में बसें, मंत्री साहब की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे 11 बसें, और पुंछ जो सबसे अफेक्टेड एरिया हुआ, एक गाड़ी वही वहाँ पे रही, कौन सी, जो पहले से जो रूटीन में वहाँ चलती है, और वो भी मुझे वहाँ पे ग्राउंड पे दिखी नहीं। मैं वहाँ का सिटिंग एमएलए था, मैंने बहुत बार टेलीफोन किया मगर कोई गाड़ी वहाँ नहीं पहुँची। मेरा आज का ये कंसर्न था और मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहा कि आपको बॉर्डर एरियाज़ में जो हमारी सेंक्शन गाड़ियाँ हैं, 5 गाड़ियाँ हमारी सेंक्शन गाड़ी हैं, 5 में से भी 4 विड्रॉ कर ली गई हैं। तो मैंने कहा वहाँ पे वो गाड़ियाँ वहाँ होनी चाहिए, लोगों को फैसिलिटी होनी चाहिए। हम वो लोग हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जंग में हम अपने सीनों पे जो है गोली खाते हैं और पूरा मुल्क आराम से सोता है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कहा था कि हमारे यहाँ एम्बुलेंसेस की प्रॉब्लम भी है, हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ज़रूरत है। क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी हुई या उनके बारे में कुछ बात सरकार से हुई, मंत्रियों से हुई? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने एक प्रोजेक्ट वहाँ से बना के भेजा था बंकर्स का। आज कितने महीने हो गए हैं उस ऑपरेशन सिंदूर को, अभी तक वो बंकर्स का प्रोजेक्ट सैंक्शन होके दिल्ली से नहीं आया। पहली प्रॉब्लम। दूसरी, मैंने बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेस के लिए कहा कि हमें वहाँ होनी चाहिए। आप यकीन मानोगे, जब मैं रात को 12 बजे सोया था, मुझे पुंछ में हॉस्पिटल के साथ एक घर है, एक बच्चे का टेलीफोन आया। उसने कहा, सर मेरे घर के ऊपर बम गिर गया, मेरी मदर जो है वो इंजर्ड हो गई है, लेकिन उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम हाउस टू हॉस्पिटल। मैंने फिर एसएसपी साहब से गुजारिश की, जो पुलिस का ये जो बंकर होता है सीआरपीएफ के पास, उस बंकर में हमने उनको शिफ्ट किया वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को पहली प्रायोरिटी पे ये जो बॉर्डर इलाके हैं यहाँ पे बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेस का अरेंज करना चाहिए। मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से जब बात की, उन्होंने हमें एक एम्बुलेंस दी, लेकिन बुलेट प्रूफ नहीं है वो। उन्होंने एक एम्बुलेंस हमें वहाँ पे नई भेजी, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हमें वहाँ परमानेंट बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस चाहिए। जान साहब, इसी असेंबली सेशन के दूसरे दिन राज्यसभा के इंतखाबात भी हुए। 3 सीट्स कंफर्टेबली आप जीत गए, चौथी सीट पे मुकाबला रहा, लेकिन 4 वोट्स इधर उधर हुए, 3 रिजेक्ट हो गए और इस पर काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी गहमा गहमी हुई। आपने बड़ी क्लोजली ये सारी चीज़ मॉनिटर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि हमारे वोट आगे पीछे नहीं हुए हैं, हमारा कोई लेजिस्लेटर ऐसा नहीं है कि जिसने गद्दारी की है। तो फिर वो 4 लोग कौन हैं, वो 3 लोग कौन हैं जिनके वोट रिजेक्ट हुए? देखिए, हमारे वोट जितने भी पड़े, लोगों ने अपना वोट डिस्प्ले किया, अपने जो हमारे सीनियर साथी थे उनको दिखा के वोट हुआ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेम बीजेपी ने भी दिखाए होंगे अपने, जो उनका एजेंट वहाँ पे, उनको भी कांग्रेस ने भी अपने दिखाए। अब बाकी जो बचते हैं वो आप खुद देख लीजिए कौन बचते हैं जिन्होंने नहीं दिखाए।
तो कोई हिंट, कोई नाम? बाकी नंबर ही बहुत छोटा है, आपका टोटली उसी पे आ जाएगा आपको। क्योंकि आप इसमें क्लेम करते हैं कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस ने हमें वोट दिए हैं, पीडीपी ने आपको वादा किया था, तो बच्चे फिर पीछे 6 एमएलए। मैं पीडीपी को नहीं कहूँगा, बट उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया, वोट दिखाया नहीं। उनका अपना विप था, उनको तो दिखाया होगा। मुझे लगता नहीं है, अब मैं इसमें नहीं कह सकता, लेकिन जो ये वोट्स बाहर गए हैं, 4 जो है बीजेपी को गए हैं और 3 जो है ख़राब हुए हैं, तो ये मुझे बड़ा अफसोस से होता है कि एक गांव में एक पंचायत का इलेक्शन होता है मेंबर का, वहाँ अनपढ़ लोग जो जिन बेचारों के पास सोली वो भी वोट ख़राब नहीं करते, और एक ऑनरेबल एमएलए का वोट ख़राब हो जाना। क्या कोई ट्रेनिंग नहीं होती इससे पहले? मैं जो एमएलए बनता है वो बड़ी ट्रेनिंगें लेके आया होता है वहाँ से, एमएलए को ऐसे नहीं बनता है। तो जो एमएलए बनता है उसको वो बना ही वोट से है, तो जो आदमी बना ही वोट से है, क्या वो अपने वोट की गलती कर तो सकता है? उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये 7 लोग हैं जिन्होंने पार्टी के बाहर वोट दिया है? अल्लाह उनको देख रहा है। मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है, मुझे सजाद लोन साहब पे भी एक अफसोस है। सजाद लोन साहब, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, भाई बड़े हैं हमारे, मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन क्या उन लोगों ने, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, क्या उनको वोट नहीं डालना चाहिए था? वो अगर वोट डालने नहीं आए, किसको फ़ायदा हुआ उसका? सोचिए, क्या उनके नहीं वोट डालने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को हुआ फ़ायदा? उनके वोट नहीं डालने से उन्हीं लोगों को फ़ायदा हुआ जिनको वो तकरीरों में कहते हैं हम उनके साथ नहीं जुड़े हैं। उनका कहना है कि वो मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देगा कि मैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दूं। अरे आपके ज़मीर की इसमें बात ही नहीं है, आपको लोगों ने मैंडेट दे के भेजा हुआ है। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उन्होंने कहा कि हमारी नुमाइंदगी वहाँ करिए, हमारी बात वहाँ करिए। आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने उन ताकतों को फ़ायदा दिया है जो लोग ज़मीन के साथ जो है आप उनके साथ नहीं जुड़ सकते। आप ग्राउंड पे तो कहते हो हम बीजेपी के साथ नहीं है, उसके नहीं है, और अपना वोट नहीं देने के बाद वो मैथमेटिक्स को दिखाते हैं। अच्छा, मैं हैरान उन पे होता हूँ कि किस किस्म का वो अपना वो कुछ फार्मूला बता रहे थे। मैंने जब उनका वो देखा, मैं हैरान ये हुआ, वो एक, या तो मुझे लगता है उन्होंने आज तक राज्यसभा का वोट ही नहीं डाला है, क्योंकि पिछली बार जब वो एमएलए बने मेरे ख्याल 3 साल रहे, उस दौरान शायद उन्होंने वोट ही नहीं डाला, या उनको पता ही नहीं है वोट कैसे। कहते हैं जी नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स है। भाई हमने तो अपने सारे वोट अपने एजेंट को दिखाए हैं, हमने तो उनको क्लियर किया अपना वोट दिखा के, आप कैसे ये बात कह सकते हो? इसीलिए तो उमर अब्दुल्ला साहब ने जैसे ही वो ख़त्म हुई उन्होंने पहले ट्वीट किया कि भाई ये वोट जो है हमारे वोट सारे इंटैक्ट है, और जो वोट बाहर गए हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपका दावा था कि मुझे ऐसी कुछ बातें पता है कि अगर मैं वो बोल दूंगा तो हंगामा हो जाएगा। वो क्या बातें हैं जो पब्लिक को नहीं पता लेकिन आप लोगों को पता है, लेकिन कहना भी चाहते हैं और नहीं भी कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे 1-2 वोटों का बड़ा शौक़ लगा, मैं अपनी आपको बात कहूँगा, और मैंने जब वो वोट काउंट हो रहे थे मैंने उसी वक्त आरओ साहब को कहा कि ये वोट तो वहाँ चला गया, तो वो भी परेशान हो गए। तो जब उन्होंने स्माइल की तो ऑब्जर्वर ने उनको कहा जान साहब की बात का रिप्लाई नहीं देना कोई, क्योंकि उन्होंने तो देखा। तो मुझे ये सरप्राइज़ ये हुआ कि जो मैं सोच भी नहीं ज़िंदगी में सकता था, उस आदमी का वोट भी मैंने बीजेपी को देखा। तो मुझे इस पर बड़ी हैरानगी हुई, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, अल्लाह उनको देख रहा है, और शायद अल्लाह तभी उनके इम्तिहान ले रहा है।